ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा। जीएस पेपर आपका 3 और प्लस जीएस पेपर 2। और अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है आईएएस एग्जाम में के लिए, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल साबित होगा। आज का जो टॉपिक है, हम बायोफ्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस आर्टिकल में जो लिखा गया है, लिखने वाली है रमैया नटराजन। ठीक है, रमैया नटराजन है। और एक जो है कि ये क्या बोलते हैं, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, जो कि एक थिंक टैंक इंस्टीट्यूशंस है। और वहाँ पे ये जो है कि आज ये मतलब फैकल्टी हैं। इनका जो आर्टिकल आया हुआ है, आर्टिकल बायोफ्यूल को लेकर के आया हुआ है। हम हमेशा सुनते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बायोफ्यूल के बारे में बात करती है। और सबसे पहले हम इस पे डिस्कस करें, हमें ये पता होना चाहिए रियल में बायोफ्यूल का मतलब क्या था। जैसे बायो है और फ्यूल है, तो फ्यूल ऊर्जा, जैसे मान लिया हम पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज कर सकते हैं, कोयला कोल यूज कर सकते हैं जो कि हीट जनरेट करने के लिए। तो जब हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, तो हम थोड़ा सा इनका एडवांस वर्जन या फिर नॉन कन्वेंशनल या फिर गैर पारंपरिक या फिर और अंग्रेजी का वर्ड यूज किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो ये प्रूफ करने की कंक्लूजन में एक लाइन मैं बता रहा हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। रियल में ये जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो ये रियल में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप इंसिस्ट कर रहे हो या फिर जो कि इसको अप्रिशिएट कर रहे हो कि नहीं बायोफ्यूल बायोफ्यूल के लिए, ठीक है, तो उसके लिए जो है कि ये बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो ये जो है कि इस पे एक बात कर रही है। एक सेकेंड, थोड़ा सा हमें टाइम दे दीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है। तो उसमें ये जो बात करते हैं, ओके, ठीक है, तो इसमें जो ये बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि आप जो बायोफ्यूल की तरफ इंसिस्ट लोगों को पुश कर रहे हो जाने के लिए, ये कहीं ना कहीं और भी सेक्टर को इम्पैक्ट करेगा। तो ये क्यों कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं, क्या इनका आर्गुमेंट है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये भी जरूरी कि हमें बायोफ्यूल का मतलब पता होना चाहिए। बायोफ्यूल का मतलब पता हो, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रियल में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, कैसे कौन कौन से सोर्स से हमें जो कि मिलती है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, जो एनर्जी की मैं बात करूँ, जिसे ऊर्जा हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। हालांकि बहुत कंप्लेन आती है कि इंग्लिश वर्ड ही आप ज़्यादा यूज करते हैं। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा भले मैं ये हिंदी वर्ड यूज नहीं करता लिखने में, बट इतना ज़रूर है कि जब मैं बोलता हूँ तो जनरली मैं यूज करता हूँ इंग्लिश का वर्ड। मेरा 50-50 का रेशियो होता है, ठीक है। 50-50 का रेशियो होता है, जिसको हिंदी प्लस इंग्लिश का होता है, जिसको आप बायलैंग्वेज बोल सकते हो। ठीक है, ये जो बायलैंग्वेज का है हमारा यहाँ पे डिस्कशन होता है। और यहाँ पे जब हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं या फिर एनर्जी की, देखिए दो सोर्स होती है। एक आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, और दूसरी होती है रिन्यूएबल एनर्जी होती है। इसको गैर जिसको इसको पारंपरिक और इसको गैर पारंपरिक बोलते हैं, ठीक है। पारंपरिक के नाम से जानते हैं, या फिर आप वो बोल सकते हैं कन्वेंशनल कन्वेंशनल, या फिर इसको बोल सकते हैं फिर से नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। आप इसको और भी हरित ऊर्जा के नाम से जान सकते हैं। तो यहाँ पे दो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जनरली जो हम क्रिएट करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम कोल ऑयल, ऑयल में आपका पेट्रोल भी हो जाएगा, पेट्रोल भी हो जाएगा और डीजल भी हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और ये जो कि नेचुरल रिसोर्स के बेस पे होते हैं, किस पे होते हैं, नेचुरल रिसोर्स। इज दैट क्लियर।
इसके बाद अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये आप देख सकते हो कि ये जनरेटिव जनरेटिव इन द सेंस कि ये जो है कि आप बोल सकते हो जैसे सोलार सोलार एनर्जी होती है, विंड्स एनर्जी होती है, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं जो वो भी रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं। इसके बाद बायोफ्यूल जो है, बायोफ्यूल जो होता है ये भी जो कि इसी में आता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगा बायोफ्यूल, तो आप आपके वर्ड एक और भी यूज करते हैं जैसे बायोडीजल होता है, बायोगैस होती है, ठीक है, शेन गैस होती है, एल्गी बेस्ड फ्यूल होती है। तो मैं अभी बताऊंगा कि क्या है। तो ये जो बायोफ्यूल है यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बायोफ्यूल, ये भी कई टाइप्स की होती हैं, ठीक है, कई जनरेशन की होती हैं। तो हम डिस्कस करेंगे इनको डेप्थ में। ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा डिस्कस करने के लिए, बायोफ्यूल जो रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, या फिर बोल सकते हैं हरित हरित ऊर्जा, या फिर बोल सकते हो नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी की बात करते हैं। तो इसमें जो आज का टॉपिक है, हमारा जो टॉपिक है आज का, ये बायोफ्यूल की बात करते हैं। बायोफ्यूल में जो एडिटोरियल लिखा गया है, ये एडिटोरियल है, एडिटोरियल जो है मैडम ने जो लिखा है, ये इसमें जो कि ये कुछ इशू इशूज का इशू कर रहे हैं। क्या इशू कर रही हैं, जैसे मान लीजिए ये कह रहे हैं कि जो आप बायोफ्यूल एनर्जी होते हैं, ये जनरली आपका जो एग्रीकल्चर बेस्ड होता है, एग्रीकल्चर जो बेस्ड जो कि बेस होता है, मतलब जो खेती से निकले हुए कुछ जो चीजें होती हैं वहां सॉरी, ठीक है। हम्म, तो ये एग्रीकल्चर बेस पे निकले, तो ये चैलेंज कर रही हैं कि अगर हम इशू एनर्जी एनर्जी पे फोकस करते हैं तो फिर हमें फूड फूड सिक्योरिटी की साथ चैलेंजेस आ जाएंगे। मैं अभी बता रहा हूं आपको कैसे। ये जो एनर्जी बायोफ्यूल यहाँ पे जनरेट करने की बात की जा रही है, तो जो बायोफ्यूल होता है ये एक तरह से बोल सकते हैं एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं प्रोडक्ट होते हैं, वहां से इनका सोर्स होता है, स्रोत होता है, सोर्स होता है। इस चीज को लेके बोल रहे हैं, बात समझ रहे हो आप। इसके साथ ये भी बात है कि अगर आप एग्रीकल्चर के बेस पे आपकी बायोफ्यूल है, तो ये कभी नहीं ये कहा जा सकता कि ये एक सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल का मतलब हो गया सतत, क्या हो गया, सतत, ठीक है, सस्टेनेबल नहीं है। बात समझिए, कह रहे हैं कि अगर ये एग्रीकल्चर से करे सस्टेनेबल नहीं है, ये भले ही ये रिन्यूएबल हो जाए, भले ही ये गैर पारंपरिक या फिर बोल सकते हैं अदर चीजें हो जाए। बात समझ रहे हो आप, इनका यही है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि अगर आप एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो जैसे मान लीजिए वीट है, या फिर बोल सकते हो आप राइस है, या फिर शुगर कैन है, शुगर कैन है, ये सभी जो है कि कहीं ना कहीं इंडिया की एग्रीकल्चर की बैकबोन है, और हमारे पॉपुलेशन को एक फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती हैं। सपोज करिए अगर आप इन चीजों को, शुगर कैन, व्हीट, राइस को ले जा करके आप अगर बायोफ्यूल फ्यूल में यूज करते हैं, तो जो ये फूड सिक्योरिटी वाला इशू है ये कैसे सॉल्व होगा। बात समझिए, फूड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चंस मैं आपसे साथ चैलेंज के बेस पे देता हूँ। सपोज करिए कमीशन ये कहता है कि
एट प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही हैं कि हम बायोफ्यूल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो इससे क्या आप अग्री करते हैं कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स या खतरा चुनौती आ सकती है? तो आपको प्रूफ करना होगा कैसे आएगी और कैसे नहीं आएंगे। बात समझ रहे हो आप? इसके साथ ही साथ एक चीज और है, जब आप आएंगी ये बात आएंगी तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, प्रूफ कैसे करना पड़ेगा मैं ये बताता हूँ। इंडिया, अब यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ। अब ये जो फूड सिक्योरिटी का है इसको चैलेंज में जो चैलेंजेस आएंगे, जो चैलेंजेस होंगे ये कैसे आएंगे। सपोज करिए कि जो हमारी लैंड एरिया है वो तो विश्व की 2 पॉइंट समथिंग जो एरिया है वो तो उतना ही रहेगी, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो है ये ईयर बाय ईयर बढ़ रही है। दूसरी चीज अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन या फिर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब फैलाव, फैलाव किसका? अर्बन का और रूरल एरिया का भी हो रहा है। आप गांव में होंगे तो देखे होंगे कि आपके गांव में 10 घर थे और आज 20 साल के बाद अगर आप जाते हैं तो वहां पे देखेंगे कि वो 10-20 जो घर थे वो 40 में बढ़ गए। तो लोग ऐसा तो नहीं कि एक फ्लोर पे दूसरे फ्लोर पे बना रहे, वो खेतों में जाएंगे और फैलाव करेंगे। तो उससे क्या होगा? पॉपुलेशन एक तरफ बढ़ रही है, दूसरी तरफ लैंड एरिया डिक्रीज हो रही है। इसके बाद क्लाइमेट चेंज जो है इस समय एग्रीकल्चर के लिए थ्रेट्स होता है। जैसे इस समय 2023 में इल नीनो, इल नीनो जो है कि इंडिया मानसून, साउथ वेस्ट जो मानसून होता है उसके में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और साउथ वेस्ट मानसून जो होता है भारत के एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समझ लीजिए अगर साउथ वेस्ट मानसून या जून जुलाई का जो मानसून है अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो एक बात आप रियलाइज करेंगे कि इंडिया का एग्रीकल्चर कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का एग्रीकल्चर 70% साउथ वेस्ट मानसून पे डिपेंड होता है जो कि खरीफ के सीजन में, और उतना ही ये इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है राबी सीजन के लिए जो गेहूं वाला होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है वो मेंटेन करके रख लिया जाता है। जो एग्रीकल्चर जब वीट का सीजन आता है तो उनको सिंचाई के लिए बहुत ही कम मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है, फिर वहां पे दिक्कत आ जाती है। इसके बाद करा जाए तो जो पॉपुलेशन हो रही, न्यूक्लियर फैमिली बन रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके लिए फिर दिक्कत ये होती है कि भाई वो अपने अलग हो करके अलग चीज़ें जाते हैं। फिर उसके बाद एक मान लीजिए जो फैमिली ट्री होता है, ऐसे कुछ मानते हैं जिसे मान लीजिए दादाजी थे, इनके 2 बच्चे थे, ए और बी थे। ठीक है, अब ए के पता चले फिर 2 लड़के हो गए, ए और बी हो गए। ठीक है, फिर बी के 3 हो गए, 1 2 3, 3 हो गए, पता चले फिर इनके आ जाए 4 आ जाए। तो ये जो फैमिली ट्री जो विस्फोट हो रहा है तो इससे क्या होगा? लैंड इनके पास मान लीजिए 4 बीघा था, ठीक है, 4 बीघा था, 2 इनको मिल गया, 2 बी को मिल गया। अब पता चले ए के 2 बच्चे, फिर एक इनको मिलेगा, एक इनको मिलेगा। अब फिर एक में ही ये जो कि 1/3 लेंगे, 1/3 लेंगे, 1/3 लेंगे, ये तो होगा। और दूसरी चीज़ ये होगी कि मान लीजिए कि ये इनका ए का एग्रीकल्चर एरिया ये 1 बीघे 2 बीघे का इतना है। पहले कितना बंटवारा हुआ? पहले बंटवारा हुआ इतना, ठीक है, 2 बेटों में, 2 भाइयों में। फिर कितना बंटवारा हुआ? 4 हुआ, अब हो रहा है। फिर क्या हुआ आपका यहाँ? फिर जो कि बंटवारा होगा
फिर 4 भागों में इनके इनके। तो कहने का मतलब है ये तो एरिया है जो आप सर्कल डार्क में मैं लाइन देख रहे हो, ये तो खेतों के बीच में एक मेड़िया या फिर बॉर्डर बनता है ना, तो उस पे तो है नहीं कि गेहूं चावल उस पे भी उगाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो वो धीरे धीरे आता है कि ऐसे बढ़ता है, फिर ऐसे बढ़ता है, फिर ऐसे आता है। समझ रहे हैं? अब वो जगह ही नहीं बचा कि जो है कि और बांटा जाए। समय ये आएगा सब खत्म हो जाएगा, सब एक हो जाएंगे। पता चले कि न खेती करने लायक रहा और ना ही बसने लायक। तो क्या करेंगे कि ये एक के ऊपर एक बिल्डिंग बनेगी, अब एक के ऊपर एक लोग रह रहे हैं जैसे शहरों में अब रहते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो हम बायोफ्यूल पॉलिसी है और हमारा एग्रीकल्चर, इसके बड़े ही ध्यान से काम करना पड़ता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे फिर चल रहा हूँ आर्टिकल पे अपने चल रहा हूँ बायोफ्यूल को लेकर के। तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है कि जो एथेनॉल या फिर जो बायोफ्यूल है, एक सेकेंड, जो बायोफ्यूल है इसका हमारा एक की ब्लेंडेड करना, मतलब ये है पेट्रोल में एंड डीजल में। डीजल में क्या है कि 1:9 का रेशियो करना है। अब इसको बढ़ा के 2:8 का, मतलब अगर मान लीजिए 1000 ग्राम है तो इसमें 200 ग्राम क्या होगा, आपका बायोफ्यूल होगा, और जो कि 800 जो ग्राम होगा ये आपका पेट्रोल होगा। तो आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए 200 ग्राम हम अगर पेट्रोल कम करके बायोफ्यूल का करते हैं और 800 ये करते हैं, तो हमें क्या है इसमें 5 रुपये लगेगा और इसमें पेट्रोल में क्या लगेगा आपका 1000 लग जाएगा, 1000 रुपये। ठीक है, तो मतलब क्या फायदा होगा, लेकिन हम इस फायदे के चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी एग्रीकल्चर पे थ्रेट्स डालेंगे। दूसरी चीज ये है कि हम जिस क्रॉप को फोकस करते हैं कि फला क्रॉप का वेस्ट या फिर इसका यूज हम बायोफ्यूल में करते हैं, तो इसमें जनरली हम शुगर केन, ठीक है, किसका, शुगर केन। एक सेकेंड मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे गन्ना जिसको बोलते हैं शुगर केन, शुगर कैन क्यों फोकस करते हैं? फोकस इस वजह से नहीं करते हैं कि हमें शौक है, इसलिए जो गन्ना किसान है उनको मिल्स वाले अच्छे प्रॉफिट्स नहीं दे पाते हैं जो शुगर चीनी जो बनाते हैं। तो अब ये कहा जाता है अब इसका अगर हम बायोफ्यूल में यूज करेंगे तो किसानों को अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन सोचिए, किसान को जब अच्छा रिटर्न मिलेगा किसान क्या करेगा, और एक जो कि एग्रीकल्चर करेगा किस चीज का, गन्ने की। और गन्ना वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, वाटर इंटेंसिव इन द सेंस कि इसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब पता चले गन्ना किसान को ज्यादा फायदा दिख रहा है, गन्ना ज्यादा किए और पानी ज्यादा यूज कर रहे हैं, और एक समय के बाद ऐसा आया कि जो ग्राउंड वाटर है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, फिर वाटर क्राइसिस भी आएगी। जरूरत अब क्या है, जरूरत यह है कि आप जो पॉलिसी लाए हैं जो ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका प्राइमरी कि हम गन्ना किसानों को प्रोटेक्ट कर सकें, तो आप गन्ना किसानों को प्रोटेक्ट ऐसे मत करिए कि उनको और प्रमोट करिए कि आप एग्रीकल्चर खेती जो है कि गन्ने का ही करिए, उनको और क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन करवाइए। आप उनको कहिए भैया गन्ना वाली खेती में ठीक करिए करिए, लेकिन आप इसके साथ 1 बीघे में अगर गन्ने की खेती कर रहे हैं तो उसमें आधे में जो है 10 बिस्से में आप क्या काम करिए, गेहूं भी डालिए। उसके बाद ऐसी कोई क्रॉप्स डालिए जैसे बाजरा है, ठीक है, ज्वार बाजरा पल्सेस का करिए, जिससे हमें ये हो कि वाटर जो यूज किया जा सकता उसका कम यूज हो। वैसा नहीं कि आप प्रमोट कर दिए कि धान की खेती करने लगे, यह तो और जो है कि क्या बोलते हैं वाटर इंटेंसिव होती है जो हमारा ये है पेडी, तो इसमें दिक्कत आ जाएगी। तो इस वजह से हम सलाह देते हैं कि आप इसको इस हिसाब से करिए। इसके बाद ये न्यूज में क्या है, न्यूज की भी बात कर दूं मैं आपसे कि जो अभी जो G20 का, जो G20 की अभी मीटिंग हुई है 2023 का दिल्ली में भारत मंडपा पे, वहां पे
एक इनिशिएटिव लिया गया जिसको कहते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। क्या है? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है। तो अब ये क्या है, G20 का एक ग्रुप ने इसको अप्रूवल दिया। अब इसमें क्यों कहा जा रहा, अब मैं देखिए अब इंटरनेशनल लेवल पे लेके चल रहा हूँ, ये लाया गया, बड़ी अच्छी बात है और लोग तारीफ भी कर रहे हैं, चाहे इंडिया का करें चाहे पूरे G20 का करें, लोग तारीफ भी करें। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जो 2024 का G20 प्रेसिडेंटशिप प्रेसिडेंटशिप जो है किसके पास है? ये जो कि ब्राजील के पास है। ठीक है, नवंबर में इंडिया हैंड ओवर करेगा प्रेसिडेंटशिप किसको? ब्राजील को। बात समझ गए? अब क्या है, जो ब्राजील है दोस्तों, ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शुगर कैन जो है कि प्रोड्यूस करता है, शुगर कैन जो प्रोड्यूस करता है। अब ये भी इशारा है कि जब प्रोड्यूस करता है तो इसका यूज जो है कि आप बायोफ्यूल में करिए। लेकिन याद रखिए, ब्राजील का कमेंट आया हुआ है कि हम पॉवर्टी इन इक्वालिटी की तरफ काम करेंगे। बात समझ रहे हो? ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ये कॉन्सेप्ट यहां से हो गया। अब इसके बाद अगर कुछ बचता है दोस्तों इस आर्टिकल में या फिर इस आर्टिकल के इतर आर्टिकल में जो बचता है, जैसे एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन का एक आ गया नेट जीरो इमिशन इकोनॉमिक की बात। नेट जीरो इमिशन इकोनॉमिक क्या है? नेट जीरो इमिशन ये है कि आप जो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हो, इकोनॉमिक जो ग्रोथ कर रहे हो उसमें जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की, आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करिए, गैर पारंपरिक या हरित ऊर्जा की बात करिए, और इससे क्या होगा कि हम एक ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारे दिमाग में ये भी आना चाहिए मित्रों कि जो बायोफ्यूल है, जो बायोफ्यूल है रियल में क्या है? देखिए, ये जनरेशन के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। जनरेशन 1, फिर इसके बाद जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4। अब देखिए, अब इसमें क्या है डिफरेंस? जो वेस्ट होता है, जो खरपतवार पड़ा होता है, जैसे कि फूड है या फिर कोई जो क्रॉप्स है उसका खरपतवार जो बना हुआ है उसका यूज करेंगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? जनरेशन 1। दूसरा, जो जनरेशन 1 जो खड़ी क्रॉप्स को ही यूज कर लिया जाए बायोफ्यूल के लिए, जैसे मान लीजिए जो शुगर केन है, जो गन्ना है, इसको खेत से काट के बायोफ्यूल के लिए यूज कर लिया जाए, इसको जनरेशन 2। जनरेशन 1 जिसका जो वेस्ट होता है, जैसे गन्ने का रस निकाल दीजिए, उसका जो वेस्ट बचता है, ठीक है, जब गन्ने को आप पेराई करते हैं तो रस तो निकलता है, उसके बाद उसका वेस्ट निकलता है ना, तो उसका यूज करिए। आप समझ रहे? और इसके बाद जो tier 3 आता है, मोटे अनाज जो होते हैं उनको यूज किया जाए। जो जनरेशन 4 आता है, इसमें आप जो एल्गी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ओशन वगैरह में पाए जाते हैं, इनको यूज करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा सस्टेनेबल है जनरेशन 4 है, हिसाब से लगता है 1 जनरेशन 4 3। बात समझ रहे हो? तो जनरेशन 4। अब हम बायोफ्यूल के टाइप्स में आएंगे। रियल में बायोफ्यूल्स कितने टाइप की होती है? बात समझिएगा, ठीक है। ये सेवरल टाइप की होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बायो एथेनॉल के लेंगे, जो पहला क्या होता है, ये बायो एथेनॉल। अभी हम समझाएंगे कि रियल में बायो एथेनॉल होता क्या है। दूसरा बात आता है बायोडीजल। क्या होता है? बायो डीजल होता है।
अगर हम फिर तीसरी की, क्योंकि 4-5 तरीके का होता है, एक होता है बायोगैस, गोबर गैस जो होती है, बायो गैस होती है जो सड़ा करके निकालते हैं। फिर अगर हम चौथे की बात करते हैं, इसमें आता है सैन गैस। ठीक है, सैन गैस, जैसे मान लीजिए कि वेस्ट को आप जमीन के अंदर डाल दीजिए, ऊपर से कर दीजिए, लेप लगा दीजिए, तो उसमें क्या होगा, कंपोस्ट होकर के गैस बनेगी, तो उसको जो है कि यूज करिए। इसके बाद अगर पांचवें की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो इसमें आएगा एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल, बायोफ्यूल होते हैं। अब देखिए, ये जो बायो एथेनॉल होता है, बायो एथेनॉल को आप बोल सकते हो फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, और इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें, जो कि यहाँ पे बायोडीजल की बात करें, जो सेकेंड जनरेशन बोल सकते हो आप। इसके बाद अगर बायोगैस की बात करते हैं, तो जो एनारोबिक बायोगैस का मतलब, जैसे मान लीजिए कि आप अगर गांव से बिलोंग करते होंगे ना, तो जनरली होता क्या है कि जब बारिश होती है तो खेतों में जगह नहीं होती है। ठीक है, तो लोग अपने जो कैटल होते हैं या घर का जो वेस्ट होता है, उसको कलेक्ट करने के लिए एक प्लेस बनाए रहते हैं, और उस प्लेस पे ले जाके पूरा बारिश का जो कि सामान या फिर जो बारिश के समय जो वेस्ट होता है उसको रख देते हैं। रखते हैं, वो पूरा तरह से सड़ जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो उसमें एक साइंटिफिक तरीके से अगर हम उसको यूटिलाइज करें, तो एक काफ़ी अच्छा हमें गैस मिल करके मिलती है। उसमें एक चीज़ और मैं भी बता दूं, जो ये बायो मतलब गैस वाली है या फिर बायो सेन गैस वाली है, ये इसमें से एक गैस निकलती है जो हमारे एटमॉस्फेयर ओजोन के लिए खतरनाक होती है। इस गैस को कहते हैं मेथेन। जैसे हमेशा ब्लेम किया जाता है इंडिया पे कि आप पैडी की ज़्यादा जो कि कल्टीवेशन करते हैं, आपके पास ज़्यादा जो कि कैटल जानवर वगैरह हैं, गाय भैंस हैं, तो इसमें आपके लिए ये दिक्कत है कि मीथेन वगैरह रिलीज करते हैं। जो धान की खेती करते हैं उस खेत से ना मीथेन ज़्यादा निकलता है। ठीक है, वहां से गैस जो कि निकलती है। तो ये अलग सब्जेक्टिव टाइप का, हमें तो अपना काम करना है कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, बस हमें अपना काम करके निकल जाना है, और बाकी चाहे जो हो। तो ये हमने बायोफ्यूल के बारे में डिस्कस किया, जो मुझे लगा कि इस आर्टिकल में बोला जा सकता है और किया जा सकता है, जिससे इसमें बताएं जो ग्राउंड और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्रॉप्स ईल्ड है। फिर उसके हमने पहले ही कर दिया, ग्राउंड वाटर का जो है कि एक होता है पूर। फिर उसके बाद जो कि जो इमिशन होता है एग्रीकल्चर करने के लिए, एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद हमारी इंडिया के एथेनॉल ब्लेंडेड जो पॉलिसी है, कभी आएगा तो हम उसको जो जरूर यूज करेंगे। तो ये मेरे हिसाब से लगा कि नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट्स वाई हम इसको डिस्कस किए। और ये जो हमारा टॉपिक था बायोफ्यूल, और ये जो कवर करेगा आपका जीएस, जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3। फिर उसके बाद अगर जियोग्राफी आपका ऑप्शनल पेपर है, तो उसमें जो है कि इंडियन ज्योग्राफी या इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में काम करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा था लेक्चर बायोफ्यूल के बारे में, क्या सस्टेनेबल है या नहीं है। सस्टेनेबल नहीं है, भले आप रिन्यूएबल एनर्जी कर दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं होती है दोस्तों, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।